निर्माण दल को एक दीवार के अंदर से लिपटी हुई एक औरत की लाश मिली। सबसे अजीब बात, वो दीवार तो सालों से खड़ी थी, लेकिन लाश आज ही दफनाई गई हो जैसे ताजा थी। अगली सुबह वही मजदूर जिसने दीवार तोड़ी थी अचानक पागल हो गया। हाथ में रसोई का चाकू लेकर सड़क पर भागा, लोगों का पीछा करता रहा, उन्हें घायल करता रहा और आखिर में पुल के नीचे जाकर खुद को फांसी लगा ली। गाँव वालों को यकीन हो गया कि ये सब उस लाश की वजह से हुआ है। उन्होंने तुरंत एक ओझा को बुलाया ताकि इमारत में छिपी बुरी आत्मा का सामना किया जा सके। लेकिन जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, ओझा को समझ आ गया कि यह कोई आम आत्मा नहीं बल्कि बेहद खतरनाक इकाई है। एक झटके में उसकी चेतना एक तगड़े भ्रम में खींच ली गई और वो लगभग भस्म होने ही वाला था। मरने से पहले वह भ्रम से सिर्फ एक चीज निकाल पाया, इस बिल्डिंग में रहने वालों की पूरी सूची। ओझा की मौत के बाद यह जगह मनहूस घोषित कर दी गई और कोई इस तरफ आने की हिम्मत नहीं करता था। कहानी 1990 के दशक के दक्षिण कोरिया की है। एक रात बिल्डिंग मैनेजर खुद पागल हो गया और फावड़ा उठाकर एक एक करके सारे किराएदारों की हत्या कर दी। उसके बाद से अपार्टमेंट में अजीब हादसे होने लगे। नए किराएदार आते, कुछ दिनों में ही मर जाते। वक्त के साथ पूरी इमारत भूतिया खंडहर बन गई। 1998 तक कोई भी इस जगह कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था, सिवाय कुछ रोमांच पसंद युवाओं के। जब एक विध्वंस दल ने इमारत तोड़ने की तैयारी की, उन्हें वहीं लिपटी हुई लाश दोबारा मिली। ओझा की मौत के बाद उसका बेटा 4 साल तक लगातार साधना करता रहा। अब वो काफी तगड़ा हो चुका था और अपनी माँ की मौत का बदला लेने को तैयार था। अब वक्त सही था। माइक ने दुष्ट आत्मा से सीधे टक्कर लेने का फैसला कर लिया। उसने वो किराएदारों की लिस्ट निकाली जो उसकी माँ पीछे छोड़ गई थी। भूतों के त्योहार वाली रात माइक अपनी माँ के अनुष्ठानिक औजार लेकर आधी रात को अपार्टमेंट के गेट पर पहुंचा। उसी वक्त आसमान में खून जैसा लाल चांद चमक रहा था। वो रात जब पाताल के दरवाजे खुलते हैं और आत्माओं की दुनिया में जाना संभव होता है। अंदर जाने से पहले माइक ने दरवाजे पर एक सुरक्षा ताबीज बनाया ताकि अंदर की कोई भी आत्मा बाहर न निकल सके। आज की रात साफ थी। उसे मालूम था कि ये भिड़ंत आसान नहीं होने वाली। पहली मंजिल खाली थी, माहौल एकदम शांत, असामान्य तौर पर शांत। तभी कोने में उसे खून से बना एक हथेली का निशान दिखा और वो उसकी अपनी हथेली से हूबहू मिलता था। माइक बिना रुके सुपरवाइजर के कमरे में गया। उसे पुरानी किराएदार रजिस्ट्रेशन फाइल मिल गई। उसने अपनी माँ का फटा हुआ पन्ना निकाला और धागे के निशान एकदम मैच कर रहे थे। अचानक बाहर से फावड़ा घसीटने की आवाज आई, फिर एकदम खामोशी छा गई। माइक ने अपने अनुष्ठानिक औजार निकाले। वो 1990 के उस वक्त में वापस जाने वाला था जब ये कत्लेआम पहली बार हुआ था। एक चमक आई और वो समय सफर करते हुए 1990 में पहुंच चुका था। किराएदारों की वही लिस्ट उसके हाथ में थी। बाहर से चीखें सुनाई दे रही थी। वही रात, वही खून, वही पागल मैनेजर। माइक बस दरवाजे के सहारे टिका रहा क्योंकि वह सीधे दखल नहीं दे सकता था। जैसे ही मैनेजर आगे बढ़ा, माइक ने तुरंत मौका लिया। वो किराएदार के कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन जैसे ही उसने पैर रखा, कुछ बेहद अजीब, बेहद अनहोनी उसके सामने घटने लगी।